अब ये चर्चा अपने अंतिम चरण की ओर है और अवसर है आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता को सुनने का। हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर अनिल राय सर हैं। मैं निवेदन करता हूं सर आएँ और अपने विचार प्रस्तुत करें। इधर 4-5 दिनों से वायरल में हूँ, उतार पर है और माइसिन के साथ एक सेट्रोजिन नाम की जो टैबलेट है उसका प्रभाव इधर 2 दिन से अनुभव कर रहा हूँ कि बार बार मैं तंद्रा में चला जा रहा हूँ। उसका एक प्रभाव है, इसीलिए मंच पर बैठे बैठे मैं उसके प्रभाव में जाता और फिर बाहर निकलने की कोशिश करता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आज के इस लोकार्पण और परिचर्चा के कार्यक्रम में उपन्यासकार के एम अग्रवाल साहब को उनके इस दूसरे उपन्यास के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि इस बहुत ही विचार संपन्न संगोष्ठी में उनके इस उपन्यास को लेकर के या पिछले उपन्यास को लेकर के जो टिप्पणियाँ की गई हैं, उन टिप्पणियों के आलोक में वो अपनी रचना प्रक्रिया को, औपन्यासिक रचना प्रक्रिया को एक बार फिर जांचने और समझने की कोशिश करें। निश्चित ही उनके भीतर कथा के संगठन और उपन्यास जैसे बड़े शिल्प विधान के निर्वाह की का जो कलात्मक शऊर है, जिसकी सभी वक्ताओं ने पठनीयता और रोचकता जैसे तत्वों के सहारे बराबर इस मंच से चर्चा की है, तो अगर वो औपन्यासिक विधान रच पाने और उसका निर्वाह कर पाने की सलाहियत और वो योग्यता अगर आज के इस उपन्यासकार के भीतर मौजूद है, तो हमें उम्मीद कर सकते हैं कि जो बातें वैचारिक परिप्रेक्ष्य में कही गई हैं इस उपन्यास की कथा वस्तु के बारे में, इसके विषय प्रतिपादन को लेकर के और चरित्र के साथ जो उनका ट्रीटमेंट है, जिस तरह का वो व्यवहार करते हुए नज़र आते हैं, उसके बारे में उस नज़रिए से जो एनालिसिस, जो विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत किया गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और उन चीज़ों के आधार पर भी सोचा जाना चाहिए। परस्पर विरोधी बातें भी आई हैं, इसलिए उपन्यासकार को उन परस्पर विरोधी बातों के बीच से अपना एक रास्ता बनाना होगा। मैं इसलिए भी आज इस दूसरे उपन्यास के अवसर पर अग्रवाल साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही जीवंत और सक्रिय पत्रकारिता के जीवन से निवृत्ति लेने के बाद, वहाँ से मुक्त होने के बाद, इनका जीवन जिस कलम को इन्होंने पकड़ा है और जो लेखनी इनके साथ लगातार जीवन में चलती रही है एक पत्रकार के रूप में, उस कलम ने अपना धर्म बनाए रखा है। और कलम के धर्म की अगर मैं इस मंच से इस अवसर पर कोई चर्चा कर रहा हूँ, तो उसका आशय ये है कि उसका धर्म है जन सरोकार। पहले अखबार से जुड़ करके अखबार के दफ्तरों में काम करते हुए, अखबार के पृष्ठों के लिए समाचार बनाते हुए,
टिप्पणियाँ लिखते हुए उन्होंने जो काम किया, उनकी कलम ने अपने जिस धर्म का निर्वाह किया और जिस जन सरोकार के साथ वो सक्रिय है, उससे मुक्त होने के बाद, उस जिंदगी से बाहर निकलने के बाद आपने निष्क्रियता का कोई रास्ता नहीं पकड़ा और वो कलम अपने उस सरोकार के साथ अभी भी सक्रिय बनी हुई है और इस प्रकार के बौद्धिक और कलात्मक उत्पादन में आप लगे हुए हैं। यह एक प्रकार का सांस्कृतिक उत्पादन है और ऐसे उत्पादन में अगर आप लगे हुए हैं तो इस सभा की ओर से, यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, इनकी ओर से मैं आपको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि ये काम लगातार आपका ऐसे ही चलते रहना चाहिए। इस मंच से इस उपन्यास में जो 2 अभिमत प्रकाशित किए गए हैं, उनकी चर्चा कई वक्ताओं ने की है। जब मैंने सभागार में कदम रखा था, उसी समय डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी अपना वक्तव्य रख रहे थे और उन्होंने आदरणीय रघुवंश जी और मेरी टिप्पणियों के बारे में कुछ प्रशंसात्मक आशंसाएं की हैं। बाद में भी कई वक्ताओं ने उसकी चर्चा की। 2-2.5 पृष्ठों की एक छोटी सी टिप्पणी में जो पांडुलिपि मुझे मिली हुई थी और यहाँ आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाओं से ऐसा लगा है कि वो पांडुलिपि केवल प्रोफेसर रघुवंश जी के पास पहुँची हो और अनिल राय के पास पहुँची हो, ऐसा नहीं है। जो भी इनकी निकट परिधि में है और अग्रवाल साहब जिनको भी पांडुलिपि दे करके उस पर कुछ सुझाव या उस पर कोई टिप्पणी मांग सकते थे अपने निकटतम परिवेश में, वो उन्होंने पांडुलिपि भेजी और उनकी प्रतिक्रियाएं इन्होंने सुनी। तो 2-2.5 पृष्ठों की एक छोटी सी टिप्पणी में मैंने उसमें कोई ऐसी बात नहीं कह दी है जिस बात के प्रकाश में इस पूरे लगभग 200 पृष्ठों के उपन्यास की समग्रता में कोई राय बनाई जा सके, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें कुछ विचार सूत्र जरूर ऐसे हैं जो एक बार यहाँ आने के पहले मैं खुद ही अपनी उस टिप्पणी को पढ़ रहा था और मुझे लग रहा था कि उन विचार सूत्रों के सहारे इस उपन्यास के कुछ आयामों पर, रचनात्मक पक्षों पर रोशनी पड़ती है और उनके सहारे इसके अर्थ वैभव को कुछ खोलने की कोशिश की जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और जो बातें मैंने कही हैं उन बातों से ऐसा नहीं है कि जो मेरे निष्कर्ष हैं उनसे मैं पश्चाताप करते हुए और उसको विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे पीछे हट रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अभी भी जो बातें कही गई हैं उनके साथ मैं खड़ा हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर मुझे किसी कार्यक्रम में फिर वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया है और मेरा एक छोटा सा ही संक्षिप्त वक्तव्य उस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही उसके भीतर मौजूद है, प्रकाशित हो चुका है, तो उपस्थित जनों की श्रोता के तौर पर यह अपेक्षा बनती है कि अभिमत लिखने वाला मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ करके, पांडुलिपि पढ़ करके और अपना विचार देने वाला, अपनी प्रतिक्रिया से लेखक को अवगत कराने वाला, जिसकी प्रतिक्रिया पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही सार्वजनिक हो चुकी है, वो फिर अगर वक्तव्य देने के लिए आ रहा है तो उसे कुछ उससे अन्यथा कहना चाहिए। और ये चुनौती और यह अपेक्षा इसमें केवल 2 लोगों के लिए बनती है। एक तो प्रोफेसर रघुवंश जी के साथ बनती है और एक दूसरा संकट मेरे साथ, क्योंकि केवल 2 प्रतिक्रियाएं उसमें प्रकाशित हैं। मैं प्रोफेसर रघुवंश को सुन रहा था, उन्होंने इस अपेक्षा को शानदार ढंग से पूरा किया है।
इस उपन्यास के बारे में कही गई अपनी बातों को बिल्कुल उन्होंने नहीं दोहराया है, और नहीं तो इस मंच से रघुवंश जी के पहले जो बातें कही गईं और जो सवाल उठाए गए, उन सवालों और उन टिप्पणियों की रोशनी में उस उपन्यास के नए संदर्भों की ओर उन्होंने इशारा किया और उसके महत्व को अपने ढंग से उन्होंने रेखांकित किया। इसलिए उस काम को तो बहुत संजीदगी के साथ, बहुत बेहतर ढंग से उन्होंने अंजाम दिया है। सवाल मेरे लिए है कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ। मेरा वक्तव्य तो यहाँ सार्वजनिक है और प्रकाशित है, फिर उसके अलावा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं। मैं अपने ही अभिमत की सीमाओं का आत्मस्वीकार आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि मुझे पढ़ते हुए ऐसा लगा कि इस उपन्यास में रचनात्मकता की खाली जगहों की और उसके कलात्मक सौष्ठव को अर्जित करने के लिए किए जाने वाले जो प्रयोग हैं, जिन एक्सपेरिमेंट और जिन प्रयोगों की चर्चा साहित्य की और कला की दुनिया में बराबर की जाती है और जिसकी चर्चा प्रोफेसर रघुवंश ने इस मंच से की है, पाठकों के संदर्भ में पाठकों की सीमाओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसी कृतियां भी आती हैं जिन कृतियों को पढ़ने के लिए पाठकों को भी अपने को तैयार करना पड़ेगा। और ये साहित्य शास्त्र के क्षेत्र की बहुत ही जानी पहचानी सी बहस रही है कि कई बार कृतियाँ पाठकों के लिए उनके आस्वादबोध के धरातल पर या संप्रेषण के धरातल पर या पठनीयता के धरातल पर चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं, और ऐसा लगता है कि पाठकों के भी प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। और यह बात भी कोई नई बात नहीं है। हजारों वर्ष पहले से संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने भी पाठकों के या सहृदय के या प्रमाता के संस्कारों की चर्चा की है कि कई बार लेखक इतना आगे निकल जाता है या कभी इतना आगे निकल जाता है कि उसको आत्मसात करने के लिए और उसके साथ तादाद में स्थापित करने के लिए जो हमारा सहृदय समुदाय है वो उतनी तैयारी के साथ नहीं दिखाई देता। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो टिप्पणियाँ की गई हैं उन टिप्पणियों में ये कह दिया जाए कि नहीं, पाठक समुदाय ने या जिन लोगों ने टिप्पणियाँ की हैं उन्होंने इस उपन्यास को समझा नहीं है। वो बात नहीं है। साहित्य शास्त्री और इस उपन्यास से अलग हट करके ये बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार सभाओं में और गोष्ठियों में जो बात होती है, बहाना तो कोई एक कृति बनती है, बहाना तो कोई एक कृतिकार बनता है, लेकिन उसके सहारे आलोचना और रचना की दुनिया के जो सैद्धांतिक प्रश्न होते हैं वो सैद्धांतिक प्रश्न उठते हैं और उसमें वो कृतिकार छूट जाता है और फिर कुछ दूसरे तरह के सवालों पर, सौंदर्य शास्त्रीय सवालों पर बातचीत केंद्रित होने लगती है। तो मैं उस संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है, अपनी टिप्पणी को दोबारा तिबारा पढ़ते हुए मुझे ये लगा है कि इस पूरे के पूरे उपन्यास को रूपमती की जिंदगी के संदर्भ में स्त्री विमर्श के जो सवाल दो टिप्पणीकारों ने यहाँ उठाए हैं, डॉक्टर राम नरेश राम ने और डॉक्टर सुनीता अबाबिल ने, और मुझे लगता है कि वो टिप्पणी करते हुए शीर्षक आकृष्ट करता है और शीर्षक आपको सावधान करता है कि आप रूपमती की डायरी पर आप कोई चीज़ लिखने जा रहे हैं और उपन्यास लिखा हुआ है और आपने पितृसत्ता के और स्त्री विमर्श के उन सवालों को क्यों नहीं छुआ अपने अभिमत में। ये मेरे लिए प्रश्न है और मैं अपने अभिमत की सीमाओं का आत्मस्वीकार कर रहा हूँ इस सभा में। और डॉक्टर राम नरेश राम और डॉक्टर सुनीता अबाबिल ने अपनी टिप्पणियों में इस प्रश्न को नहीं भी उठाया होता तो भी मैं ईमानदारी से ये कहूँ कि मैं ये बात इस मंच से अस्वीकार करता। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। यह सवाल टिप्पणी करते हुए कैसे मुझसे रह गया था और कैसे मैंने इस सवाल को नहीं उठाया था। मैं रचनात्मकता की खाली जगह खोज रहा था। मैं विवरण में और कलात्मकता की क्षति कैसे हुई है और कैसे
के.एम. अग्रवाल साहब को यह दूसरा उपन्यास लिखते समय कैसे वो जो कला कौशल है उस दक्षता में, रचनात्मकता की दक्षता में कैसे अपने को विकसित करते हुए और एक नए तरह से पिछले उपन्यास की क्षतिपूर्ति का प्रयास करते हुए उनको इस उपन्यास में दिखना चाहिए था, इसी बात पर केंद्रित होकर के वो पूरी बातचीत रह गई है। स्त्री विमर्श का सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्त्री को स्त्री के नजरिए से देखना और स्त्री विमर्श में यह सवाल है, शास्त्रीय प्रश्न है कि स्त्री को पुरुष के नजरिए से देखना। स्त्री विमर्श में पुरुष रचनाकार स्त्री के जीवन को अगर अपनी रचना का विषय बनाता है तो क्या दुर्घटनाएं होने की आशंकाएं होती हैं, और एक सजग प्रगतिशील समाजशास्त्रीय दृष्टि से पूरी तरह से सावधान एक स्त्री विमर्शकार अगर स्त्री के जीवन को अपनी किसी कृति में रच रहा होता है, कविता और कहानी में और उपन्यास में, तो वो किन सावधानियों से होकर के गुजरता है और कितने बड़े सवाल वो उठाता है। स्त्री को देखने की स्त्रीवादी दृष्टि क्या हो सकती है, और स्त्री विमर्श के भीतर ही स्त्री विमर्श करता हुआ और एक पुरुष कैसे अनजाने ही पितृसत्ता के मूल्यों का शिकार हो सकता है, जबकि वो अपनी नीयत में, जिसकी चर्चा बार बार डॉक्टर राम नरेश राम कर रहे थे कि नीयत पर कोई सवाल नहीं। डॉक्टर उपन्यासकार के.एम. अग्रवाल की नीयत पर कोई सवाल मैं भी नहीं कर रहा हूँ, राम नरेश जी ने भी नहीं किया, लेकिन हमें नहीं पता होता है बहुत सारी प्रतिक्रियाओं में हमारा अवचेतन किन प्रकार के मूल्यों से, किस प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली से संचालित हो रहा होता है, और हम अपनी प्रतिक्रियाओं में, अपने संवादों में, अपनी भाषा में कैसे एक प्रकार के पितृसत्ता के या ऐसे ही शोषणकारी उत्पीड़नकारी सत्ता की जो भाषा प्रणाली है और मूल्य प्रणाली है उसके कैसे अनजाने शिकार हो जाया करते हैं, ये सारी चीज़ें विश्लेषणों में सामने आती रहती हैं। तो ये एक सवाल है, इस सवाल पर निश्चित तौर पर मुझे बात करनी चाहिए थी और वो बात वहाँ पर नहीं हो पाई है। दूसरी चीज़ कि मुझे ये लगता है अगर मैं रूपमती की जिंदगी के डायरी के बारे में अगर इस पूरे उपन्यास की कोई व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले तो डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे और मनोज कुमार सिंह जी ने दोनों लोगों ने डायरी शब्द को लेकर के जो बातें कही हैं, एक तो पहले पांडे जी ये गलत कह गए कि मैंने इस उपन्यास के बारे में ये कहा है कि इसको डायरी के शिल्प में होना चाहिए था, ऐसा नहीं मैंने कहा है। मैंने स्पष्ट कहा है, तुरंत मैंने प्रमोद जी से कहा है, खोल करके पन्ना दिखाया कि मैंने ये बात नहीं कही है। मैंने ये कहा है कि एक ऐसी औपन्यासिक कृति है जो डायरी के शिल्प के बाहर एक डायरी लिखी गई है। जब हम डायरी के शिल्प के बाहर डायरी लिखे जाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डायरी का जो एक शास्त्रीय रूपबंध है उसको हम शिथिल करके डायरी के बारे में बात कर रहे हैं। डायरी के बारे में भी कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति अपनी डायरी लिखता है, ठीक वैसे ही जैसे आप कहते हैं कि आत्मकथा तो स्वयं अपनी लिखी जाती है, लेकिन अगर बाणभट्ट की आत्मकथा लिखने वाले आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी जैसा एक लेखक और उपन्यासकार मौजूद है, जो लेखक दूसरा है और दूसरे की आत्मकथा लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि शिल्प विधियों में इस तरह के प्रयोगों में लगातार छूट ली जाती है और उसके आसपास पहुंचने की कोशिश की जाती है। डायरी शब्द का यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है, मैं समझता हूँ, और के.एम. अग्रवाल साहब अगर अपना कोई लेखकीय प्रतिवेदन और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने आएंगे तो शायद इस बात को और ज़्यादा साफ करेंगे कि उन्होंने रूपमती की डायरी में डायरी शब्द का प्रयोग अगर किया है तो लेखक द्वारा रूपमती की जिंदगी की लिखी हुई डायरी है। ये स्वयं अगर रूपमती को ही इसमें हम तलाश करने लगेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी की खुद की डायरी लिख रही है तो ऐसा नहीं है। हालांकि लेखक ने एक दो जगह ऐसा संकेत छोड़ने की कोशिश की है जहाँ वो कुछ कविताएं लिखती है पृष्ठों पर,
कुछ बातें दर्ज करती है और इससे ऐसा लगता है कि रूपमती की कोई डायरी चल रही है। जब एक जगह बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में वो पड़ी होती है और जहाँ पर वो आती है, वो कौन सी पात्र है जो दूसरी निर्मला, और जहाँ उसके बैग में से वो एक डायरी मिलती है, तो वहाँ भी एक प्रकार से ये जस्टिफिकेशन लेखक देता हुआ दिखाई देता है कि ये कोई डायरी इसके पास है। लेकिन रूपमती की डायरी, इस उपन्यास को इस रूप में मैंने समझने की कोशिश की है कि वो लेखक के.एम. अग्रवाल द्वारा रूपमती की ज़िंदगी के बारे में लिखी हुई वह डायरी है। और यहाँ वो सवाल फिर नहीं उठेगा कि कोई लेखक किसी दूसरे की डायरी कैसे लिख सकता है। इसको स्वीकार करने के लिए मैं उसी तर्क का इस्तेमाल करना चाहूँगा कि जैसे कोई एक लेखक दूसरे की आत्मकथा लिख सकता है, यानी आचार्य ललित शाह द्विवेदी अगर वाणभट्ट की आत्मकथा लिख सकते हैं, तो के.एम. अग्रवाल रूपमती की डायरी लिख सकते हैं। तो इस रूप में इसके ऐसे जस्टिफिकेशन को ऐसे देखते हुए और अगर आप आगे बढ़ें तो मुझे लगता है कि रूपमती की जिंदगी में जो जीवन की मुक्ति की उसकी संघर्ष की यात्रा है, उस संघर्ष की यात्रा के मुक्ति के 3 सांस्थानिक केंद्रों की चर्चा इसमें की जा रही है। यही होता है कि जब आप बाद में बोलने आते हैं तो पहले के पूर्व वक्ताओं की वक्तव्य जो होते हैं वो कहीं स्मृति में होते हैं और ये लगता है कि जो बात वो कहना चाहता था उसकी ध्वनियाँ तो पहले से ही सभा में मौजूद हैं। मैं 3 सांस्थानिक केंद्रों की बात कर रहा हूँ। रूपमती की जिंदगी की मुक्ति की जो संघर्ष गाथा है यह उपन्यास, उसमें 3, एक तो विवाह नाम की संस्था जिसकी चर्चा इस मंच से की गई, दूसरी राजनीतिक सत्ता की चर्चा यहाँ पर की गई है, राजनीतिक सत्ता केंद्र, और तीसरी सत्ता धर्म की सत्ता, जहाँ किसी मठ और गढ़ तक वो पहुँचती है। लेकिन आप ये देखें कि विवाह से मुक्ति उसको नहीं मिलती है। पारिवारिक संस्था नाम की जो संस्था है वो उसे मुक्ति नहीं दे पाती, राजनीति के पास हो जाती है। और परिवार में रहते हुए जिस तरह की यात्रा उसने कलकत्ते के सोनागाछी जैसे रेड लाइट एरिया तक की उसने यात्रा की है, राजनीति में जिस मुक्ति की तलाश करने वो जा रही है, वहाँ भी राजनीति उसके मुक्ति का कोई माध्यम नहीं बनती है, बल्कि वह राजनीति सोनागाछी का एक राजनीतिक संस्करण दिखाई देती है। एक नए तरह का सोनागाछी वहाँ पर मौजूद है। केवल संस्करण और उसकी प्रक्रियाएं और उसकी पद्धतियां बदल गई हैं, लेकिन सोनागाछी उस राजनीतिक प्रवास के दौर में भी उसके साथ सोनागाछी चलता रहता है। और उस सोनागाछी से, उस राजनीतिक संस्करण वाली सोनागाछी से जैसे वह मुक्त होती है, मुक्ति के बाद जिस तीसरे बड़े सांस्थानिक केंद्र में वो पहुंचती है वो धर्म का केंद्र है। और ऐसा लगता है कि परिवार ने और समाज ने जो मुक्ति उसे नहीं दी थी, राजनीति ने जो मुक्ति नहीं दी थी, बल्कि वहाँ की गिरफ्तें, वहाँ की जो जकड़बंदी है, वहाँ की जो फांस है, वो फांस और ज़्यादा जटिल होती चली गई है। और लगता है कि धर्म के इस केंद्र में पहुँचने के बाद रूपमती की ज़िंदगी एक नए तरह से करवट बदलेगी और एक नए तरह की स्वाधीनता और मुक्ति का स्वाद वो अर्जित करेगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद राजनीति और धर्म के साथ मिला हुआ जो धर्म का समीकरण है, वो धर्म का समीकरण उसे एक नई तरह की गिरफ्त में ले लेता है। तो पारिवारिक सत्ता से राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता से धर्म की सत्ता, और इन विभिन्न सांस्थानिक केंद्रों की यात्रा करते हुए अंततः रूपमती को मुक्ति नहीं मिल पाती है और वह मुक्ति की तलाश करते हुए प्रगतिशील और परिवर्तनकामी सामाजिक कार्यकर्ताओं के केंद्र में वह इलाहाबाद पहुंचती है। एक यात्रा है जिस वैचारिक प्रतिबद्धता की चर्चा प्रमोद जी यहाँ वक्तव्य रखते हुए कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि जिस वाम की ओर झुकाव की चर्चा इन्होंने की है और हर जगह उसका शोषण हो रहा है, मार्क्सवादी कार्यकर्ता और एक लीडर भी उसका शोषण करता है, राजनीतिज्ञ भी उसका शोषण करता है, परिवार में भी उसका शोषण होता है, लेकिन एक जगह वह शारीरिक शोषण से बचती है और वो एक गांधीवादी किस्म का केंद्र है। और इसकी चर्चा करते हुए प्रमोद जी कह रहे थे कि क्या
इसके आधार पर क्या ये पर्याप्त संकेत है और इसके आधार पर उपन्यासकार के.एम. अग्रवाल की अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता या उनके दृष्टिकोण का कोई भाष्य किया जा सकता है? ये सवाल आपने उठाया था। मैं इसकी दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहा हूँ। वहाँ शोषण का सवाल, यहाँ मुक्ति का सवाल है, जिंदगी की मुक्ति का सवाल। और जिंदगी की मुक्ति के सवाल पर जितने विकल्प, जिसको राजेश मल कह रहे थे कि बार बार उसके सामने विकल्प खुलता है और उसी मुक्ति के विकल्प की तलाश करते हुए वो जिंदगी भर भागती रहती है। रूपमती लगातार भाग रही है। पहली घटना उसके परिवार में, वहाँ से सोनागाछी, फिर वहाँ करके पारिवारिक जीवन, फिर इसके बाद एनजीओ के साथ राजनीति की ओर जाना, लखनऊ की यात्रा करना, लखनऊ से फिर उसका गोंडा की ओर भागना और गोंडा से उसका इलाहाबाद की ओर जाना। ये लगातार एक जिंदगी अपनी हिफाजत के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए और अपनी मुक्ति के लिए लगातार विभिन्न यातना गृहों से हो करके गुजरते हुए आज़ादी की एक सांस की तलाश करते हुए, बहुत जिसके लिए डॉक्टर रघुवंश ने कहा है कि इस उपन्यास को एक ट्रेजिक उपन्यास के तौर पर लिया जाना चाहिए। विषाद पैदा करने वाला, त्रासदी, जिंदगी की त्रासदी को रेखांकित करने वाला यह उपन्यास है। और वह उस मुक्ति की तलाश में भागते भागते इलाहाबाद पहुंचती है। और किन लोगों के पास इलाहाबाद पहुंचती है? जो प्रगतिशील, परिवर्तनकामी, सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र चलाने वाले और सामाजिक परिवर्तनों के लिए काम करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं। और वहाँ जाकर के उसकी एक यात्रा पूरी होते हुए दिखाई देती है। मैं उस प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ जिसको डॉक्टर राम नरेश राम ने और मुझे लगता है कि एकाध वक्ताओं ने और चर्चा की है। हमें ये लगता है कि प्रतिरोध की थोड़ी अपनी व्याख्या बदली जानी चाहिए। डॉक्टर रघुवंश जी ने अपनी टिप्पणियों में और अपने वक्तव्य में उसका बहुत शानदार एक स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन मैं प्रतिरोध के संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में बैठे बैठे राम नरेश जी जब बात कर रहे थे और उन्होंने देखा कि रूपमती की ज़िंदगी में उपन्यासकार द्वारा जो एक विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटना न टेकने वाला, जो या एक अवांछित स्थितियों के सामने तन करके खड़े होने वाला जो एक प्रतिरोध का तेवर जो सृजित करना चाहिए था, वो नहीं दिखाई देता है। मुझे सर्वेश्वर की कविता की वो पंक्ति याद आ रही थी जिसमें दीवार पर लटकती हुई एक लता की पत्ती खा लेने के लिए अपने दोनों पैरों को एक बकरी दीवार पर खड़ा करके और कोशिश कर रही है कि उसका मुंह उस लता की उस आखिरी लटकती हुई पत्ती तक पहुंच जाए। इस कविता की व्याख्या करते हुए, बहुत चर्चित कविता है सर्वेश्वर की, और इस कविता की व्याख्या करते हुए बार बार इसे प्रतिरोध चेतना से जोड़ा गया है और ये कहा गया है कि भूख के विरुद्ध किसी भी तरह की कोई भी सक्रियता अगर कहीं दिखाई दे रही है, कोई भी संघर्ष की चेतना, किसी भी तरह का प्रयत्न अगर दिखाई दे रहा है, तो उसे प्रतिरोध माना जाना चाहिए। कभी कक्षाओं में मेरे एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा था कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किसे प्रेम करता है। सहसा आने वाले इस प्रश्न से मैं चौंक गया था। 20 साल पहले का बीए की कक्षा का एक विद्यार्थी अचानक एक उत्तर सूझा और उस उत्तर का मैं स्रोत भी बताऊंगा। एक फिल्मी गीत की पंक्ति थी जिस पर कभी चर्चा हुई थी कि कभी कभी फिल्मों में आने वाले गीतों की कुछ पंक्तियां कितने गहरे दार्शनिक अभिप्रायों से भरी हुई होती हैं। उस पंक्ति ने मेरा सहयोग किया और मैंने उस बच्चे का जवाब देते हुए कहा था, एक आदमी अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को चाहता है और अपनी ज़िंदगी के बाद जीवन के जो दूसरे मूल्य लोगों ने खड़े किए हैं, फिर उन मूल्यों की बात होती है। फिर देशभक्ति का प्रश्न आ सकता है, फिर प्रेम का प्रश्न आ सकता है।
हम जिंदगी को भी अंततः कुछ मूल्यों के लिए कुर्बान कर देते हैं। इसलिए इसकी एंटीथीसिस में, इस स्थापना की एंटीथीसिस में आने वाले प्रश्नों का जवाब देते हुए भी ये कहा था कि बाद के जो दूसरे मूल्य हैं वो बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को चाहता है। और फिर फिल्म की वो पंक्ति थी जिसमें सवाल था, जिसमें बताया जा रहा था कि हम तुम्हें ऐसे प्रेम करते हैं, तुम्हें इतना चाहते हैं जैसे मरने वाला कोई आदमी अपनी ज़िंदगी को चाहता है। आप उस मनःस्थिति की कल्पना कीजिए जैसे आपके हाथों से कोई रेत धीरे धीरे फिसल रही हो और आप उसे बचा लेना चाहते हो, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी की सांसें आपसे छूट रही हों और उस समय दुनिया की सारी नेमत आपके सामने रख दिया जाए और कहा जाए कि या तो वो चुन लो या तो अपनी ज़िंदगी चुन लो, तो फिर आदमी अपनी ज़िंदगी चुनता है। तो ज़िंदगी को चुनने में अगर वो संघर्ष करता हुआ जो क्रियाशील प्रतिरोध है, वो क्रियाशील प्रतिरोध या प्रतिरोध की वो सक्रियता, जो भौतिक सक्रियता, जो दृश्यमानता में अपने लिए अपना खुद प्रमाण होती है कि जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिरोध करता हुआ, संघर्ष करता हुआ भौतिक तौर पर क्रियाओं में सक्रिय दिखाई देता है, अगर ऐसी कोई भौतिक क्रियाशीलता भी नहीं बनते हुए दिखाई दे रही है, जहां आपकी आंखों पर और आपके सपनों पर पाबंदी हो, वहां मन के भीतर ही किसी चीज़ की स्वाधीनता की अगर आप कल्पना कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि मन के भीतर स्वाधीनता और आज़ादी की कल्पना और आपकी आंखों द्वारा देख लिया जाने वाला, चुपके से देख लिया जाने वाला एक स्वप्न भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा प्रतिरोध है। रूपमती की जिंदगी, जिसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि लगातार भाग रही है, वो सोनागाछी से मुक्त होने के बाद, अपने वैवाहिक जीवन से निकलने के बाद लगातार एक बेहतर जीवन जीना चाहती है और एक जगह से निकलने के बाद दूसरी जगह, दूसरी जगह से निकलने के बाद तीसरी जगह, और लगातार गिरफ्तारियां हैं, लगातार जकड़ने हैं, लगातार बंदिशें हैं, लगातार गुलामी के नए नए प्रसंग और नए नए दृश्य हैं, और हर जगह से वो अपनी ज़िंदगी बचा करके भाग रही है। प्रदीप सुविज्ञ जी बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहूँगा कि किसी ऐसे फिल्म की आप कल्पना करें और ऐसे दृश्य की आप कल्पना करें जिसमें कोई एक आदमी जिसके पीछे भेड़िए पड़े हुए हों और कोई एक आदमी उन भेड़ियों के झुंड से लगातार अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए लगातार भाग रहा हो और भेड़िए उसका पीछा कर रहे हों। वह भागना भी एक प्रतिरोध है कि नहीं? अपनी ज़िंदगी को बचा लेना भी एक प्रतिरोध है कि नहीं? हमें प्रतिरोध की स्थूल व्याख्याओं से बाहर निकलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारे सपने में, हमारी इच्छाओं में, हमारी कल्पनाओं में अगर कहीं कुछ बेहतर ज़िंदगी है, बेहतर ज़िंदगी के सपने हैं और हम अपनी यथास्थितियों में से लगातार उसको तोड़ करके अगर बाहर निकल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो प्रतिरोध है। जिस राजनीतिज्ञ से और मंत्री से वो विवाह का प्रस्ताव रख देती है, विवाह के प्रस्ताव के बारे में उसे बताया जा चुका है, जो उस घर में वो पात्र है, नाम मैं भूल रहा हूँ, कि तुम्हारी क्या दशा होगी, वह एक आध उदाहरण भी देती है। लेकिन इसके बावजूद उस मंत्री के सामने राजेश मल जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चाहे ये जितना ड्रामेटिक लगे, जितना अतिरंजित कल्पना लगे और जितना इब्ने सफ़ी बीए से लेकर के और गुलशन नंदा के उपन्यासों में ही ये संभव हो, लेकिन अगर रूपमती मंत्री के सामने उसकी पत्नी का सारे भविष्य की सारी खतरनाक आशंकाओं के बावजूद अगर मंत्री से उसकी पत्नी बनने की ख्वाहिश अंततः व्यक्तिगत भीतरी जद्दोजहद के बावजूद कर ही देती है, यह प्रस्ताव रख देती है, तो ये किसी प्रतिरोध की परिभाषा के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? सारी आशंकाओं के बावजूद अगर ये ख्वाहिश उसके सामने व्यक्त कर देती है
तो मुझे लगता है कि यह उसका बहुत बड़ा प्रतिरोध है और उस प्रतिरोध के बाद अपनी ज़िंदगी को बचा देने की जिस जद्दोजहद में वो शामिल होती है वह एक बहुत बड़ा, तो प्रतिरोध के नए संदर्भ भी हमें तलाश करने होंगे। कई की बार प्रतिरोध और पराजय, प्रतिरोध और समर्पण की बाइनरी कैटेगरी में हम रचनाओं को देखते हैं। एकदम पैथास और करुणा पैदा करने वाली वो दृश्य और वो जीवन के संदर्भ जिसमें केवल करुणा और केवल पैथास है, जिसमें पराजय ही पराजय है, लगातार जिंदगी पराजय भोगने के लिए अभिशप्त है, जहाँ कोई प्रतिरोध नहीं है। अगर पराजय की अंतहीन श्रृंखला ही पाठकों और दर्शकों के मन में उसके प्रति अगर कहीं खड़ा होने की शक्ति अगर पैदा कर देती है और एक पाठक उसके साथ खड़ा होने का निर्णय ले लेता है, तो यह भी प्रतिरोध की एक नई व्याख्या होगी। यहाँ प्रतिरोध आकर के जन्म लेता है और इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक वही प्रश्न है जो केवल इसी उपन्यास के संदर्भ में ज़रूरी नहीं है, ये रचना शास्त्रीय और साहित्य शास्त्रीय प्रश्न है। और अंत में वही बात जिसको आदरणीय प्रोफेसर वंश जी यहाँ से कह रहे थे कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम अग्रवाल जी एक पत्रकार हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने पत्रकारिता के शिल्प में उपन्यास लिखे हैं। जब वो बात कह रहे थे तो उसके पहले ये टिप्पणी मैं अपने लिए लिख चुका था और मैंने प्रमोद जी को दिखाया कि देखिए यही बात कहने के लिए मैंने भी लिखा था कि हमें आरंभ से ही साहित्य की दुनिया में काम करते रहने वाले एक अभ्यस्त साहित्यकार के साथ जो हम अपने जिन मानदंडों या उपकरणों का प्रयोग करते हैं आलोचनात्मक, हमें थोड़ा कंसेशन देना चाहिए, थोड़ी छूट के साथ कि हम अग्रवाल साहब के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र इनका अर्जित किया हुआ क्षेत्र है। साहित्य के क्षेत्र में कला और इस पूरे कथा और औपन्यासिक विधान को रचने वाले वो लंबे अभ्यासी नहीं हैं इस इलाके के नवागंतुक हैं। और ऐसे लोग जो किसी क्षेत्र में नवागंतुक होते हैं तो जाहिर है कि उनसे उसकी जो आचार संहिता है उस आचार संहिता में कहीं न कहीं थोड़ा विचलन हो ही जाता है। उस विचलन के साथ ही कि अग्रवाल साहब की इस औपन्यासिक कृति पर हमें विचार करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, महत्वपूर्ण उद्बोधन। और अब ये चर्चा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर अनंत मिश्र सर को मैं बड़े ही विनम्रता के साथ आमंत्रित करता हूं। सर आप नहीं हो पाएगा, छोटा है, नहीं डिस्कनेक्ट हो जाएगा। पहले तो मैं अग्रवाल साहब को बधाई देता हूँ। ये उपन्यास इनका पहले आया था रामनाथ, प्रोफेसर रामनाथ, जिसके बारे में हम लोग सब लोग थे प्रेमचंद पार्क में, कई लोग थे यहाँ उपस्थित लोग, और लोगों ने उसके शिल्प को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी। ये उपन्यास मैं पूरा पढ़ गया। वो उपन्यास मैंने 2 तिहाई पढ़ा था और ये पूरा
इसी से ये प्रमाणित होता है कि उपन्यास कम से